हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे CNCI मेमोरी बेस्ड पेपर आंसर की के बारे में। जो आज पेपर हो चुका है उसी पेपर के हम आंसर की आज डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे को स्टूडेंट्स के थ्रू मिल चुके हैं और उम्मीद करता हूं आगे भी और बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कमेंट के माध्यम से। तो जैसे ही मेरे को और भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको बता दिए जाएंगे कि उनके आंसर्स क्या होंगे। तो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर उनके सभी के आंसर्स मिल जाएंगे। बस आपको करना क्या है, जो भी स्टूडेंट्स CNCI की एग्जाम देके हैं वो क्वेश्चन और उनके ऑप्शंस कमेंट में आपको लिखने हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चंस मेरे को मिले वो तो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा जैसे ही मिलेंगे तो आपको एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट और जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी आपको बता दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपको अच्छे से ये बताया भी था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इन स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग नियोप्लाज्म TNM सिस्टम इज यूज। TNM स्टैंड्स फॉर, जो भी स्टेज होती है ग्रेडिंग जो होती है नियोप्लाज्म की उसके अंदर TNM सिस्टम यूज लिया जाता है। इस TNM का मतलब क्या होता है ये आपको पूछा गया था। बिल्कुल इजी सवाल यहाँ पे पूछा गया था और स्टूडेंट्स का कहना है कि ज़्यादा हार्ड भी पेपर नहीं था। तो जो पढ़ रखे हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। जिनको पता ही नहीं था कि ऑन्कोलॉजी होती क्या है उनके लिए तो पेपर हार्ड ही था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिए गए थे ट्यूमर, नियोप्लाज्म, मोड ऑफ ग्रोथ, नेक्स्ट है टाइम, नोड, मेटास्टेसिस, नेक्स्ट है ट्यूमर, नोड, मेटास्टेसिस, नेक्स्ट है टाइम, नियोप्लाज्म एंड मोड ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन सी, ट्यूमर, नोड एंड मेटास्टेसिस। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि किस प्रकार से TNM के अंदर जो ग्रेडिंग होती है, T0 का मतलब क्या होता है, T1 का मतलब क्या होता है, T2, T3, T4 एंड T5, हर एक मैंने आपको अलग अलग बताया था कि इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से TNM क्लासिफिकेशन से एम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पहले और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख के अच्छे से सीख लेना कि किस प्रकार से TNM वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व किए जाते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेडिएशन प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट व्हेन परफॉर्मिंग नर्सिंग प्रोसीजर्स। व्हेन द नर्स इज नॉट परफॉर्मिंग एनी नर्सिंग प्रोसीजर्स व्हाट डिस्टेंस शुड बी मेंशन्ड फ्रॉम द क्लाइंट। देखिए जो रेडिएशन प्रोटेक्शन है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है जो भी नर्सिंग प्रोसीजर किए जाते हैं पेशेंट्स के साथ में। अगर उस टाइम उस पेशेंट के ऊपर कोई भी रेडिएशन थेरेपी या फिर रेडिएशन कोई भी प्रोसीजर किया जा रहा है, यानी कि रेडिएशन प्रोसीजर किया जा रहा है और वहाँ पर नर्स अगर प्रेजेंट है, तो आपको यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, नॉट परफॉर्मिंग एनी नर्सिंग प्रोसीजर। नर्स वहाँ पे कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रही है और रेडिएशन वहाँ पे मान लीजिए उस पेशेंट के अंदर दी जा रही है। तो वहाँ पे आपको पूछा गया इस प्रकार से कि कितना डिस्टेंस आपको उस पेशेंट से बनाना है। ये आपको पूछा गया कितना डिस्टेंस आपको बनाना है। जैसे अभी चल रहा है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, है ना, कोरोना के अंदर जो चल रहा है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे पूछा गया कि रेडिएशन प्रोटेक्शन से मतलब रेडिएशन से अगर आपको बचना है तो कितनी दूरी पे आपको पेशेंट से रहना है। ऑप्शन में आपको दिया गया है फर्स्ट है 1 फीट, नेक्स्ट है 2 फीट, नेक्स्ट है 2.5 फीट, नेक्स्ट है 3 फीट। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था। 3 फीट आपको ध्यान रखना है। ओके, 3 फीट की दूरी आपको बना के रखनी है। चलिए रेशनल के अंदर और बता देता हूँ डिस्टेंस के अलावा और क्या क्या वहाँ पे करना होता है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन फॉलोज द DTS सिस्टम। आपको अगर कभी भी फ्यूचर में पूछे कि रेडिएशन प्रोटेक्शन को लेकर जो भी प्रिंसिपल्स है वो कौन से सिस्टम के अंदर आते हैं, तो आपको बताना कि DTS सिस्टम। अब क्या होता है DTS सिस्टम ये भी जान लीजिए। जिस प्रकार से पूछा आपको TNM क्लासिफिकेशन से आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि TNM का मतलब क्या होता है, वैसे आपको पूछा जा सकता है DTS सिस्टम, तो DTS का मतलब क्या है ये भी आपको फ्यूचर CNCI की एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे DTS का मतलब है डिस्टेंस, टाइम एंड शील्डिंग। तो देखिए आपको जो रेडिएशन प्रोटेक्शन को लेकर जो प्रिंसिपल्स, वो 3 प्रिंसिपल है। एक तो डिस्टेंस आपको रखना है, एक टाइम का भी आपको ध्यान रखना है, एक शील्डिंग का भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए डिस्टेंस, एटलीस्ट 3 फीट शुड बी मैंशनड व्हेन ए नर्स इज नॉट परफॉर्मिंग एनी नर्सिंग प्रोसीजर। अगर नर्स वहाँ पे कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रही है तो वहाँ उस पेशेंट से 3 फीट की दूरी आपको बना के चलनी है। जब भी रेडिएशन उस पेशेंट के अंदर से गुजरा जाता है उस टाइम आपको 3 फीट की दूरी रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लाइंट विथ कैंसर इज रिसीविंग कीमोथेरेपी एंड डेवलप्स थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।
देखिए एक पेशेंट है जो कैंसर का पेशेंट है, उसको कीमोथेरेपी चल रही है और उसमें डेवलप क्या हो गया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अभी कल ही बताया मैंने आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब। आगे देखिए द नर्स आइडेंटिफाइज विच इंटरवेंशन इज हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द नर्सिंग प्लान ऑफ केयर। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इस पर्सन के अंदर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो मैनेजमेंट की नर्स क्या करेगी, तो ये आपको पूछा गया। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट मॉनिटरिंग टेम्परेचर, नेक्स्ट है मॉनिटरिंग फॉर पैथोलॉजिकल फैक्टर्स, नेक्स्ट है एमुलेशन 3 टाइम ए डे, नेक्स्ट मॉनिटरिंग ऑफ प्लेटलेट काउंट। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन डी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है। मॉनिटरिंग द प्लेटलेट काउंट, आपको यहाँ पे क्या करना है, पेशेंट जो है, तो दोस्तों यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पे आपको ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करना है। ओके, गलती से यहाँ पे सी हो गया है, मॉनिटरिंग द प्लेटलेट काउंट। यहाँ पे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको देनी है जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है कीमोथेरेपी की वजह से, तो उसमें क्या करना है, जो प्लेटलेट काउंट है वो मॉनिटर आपको करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाइंट हैड अंडरगोन रेडिएशन थेरेपी या फिर एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। आगे आपको पूछा गया द एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग अपार्ट फ्रॉम। देखिए एक पेशेंट है जो किसके ऊपर है, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के ऊपर है। आगे आपको पूछा गया कि इसका क्या साइड इफेक्ट उस पेशेंट के अंदर हो सकता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन में फर्स्ट हेयर लॉस, नेक्स्ट है अल्सरेशन ऑफ ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन, नेक्स्ट हेडेक। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी, कॉन्स्टिपेशन। आपको करेक्ट आंसर क्या करना था, कॉन्स्टिपेशन। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और आपको अगर आपने आंसर किया कॉन्स्टिपेशन तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्लाइंट इज टेकिंग साइक्लोफॉस्फेमाइड या फिर इसका ब्रांड नेम दे रखा है साइटोक्सेन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फोमा। लिम्फोमा के ट्रीटमेंट के लिए ये टेबलेट कोई क्लाइंट है, कोई पेशेंट जो ले रहा है। आगे आपको पूछा है द नर्स इज वेरी कॉशंस इन एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशंस बिकॉज द ड्रग पोजेज द फेटल साइड इफेक्ट ऑफ। देखिए जो नर्स है वो बिल्कुल सारे जो भी कॉशंस है, जो प्रिकॉशंस है वो यूज़ कर रही है जब इस मेडिकेशंस को उस पेशेंट को दे रही है, तो क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं। तो कौन सा वो खतरनाक साइड इफेक्ट है जो इससे और ये जो ड्रग है इसकी वजह से उस पेशेंट के अंदर हो सकता है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है स्टेरिलिटी, नेक्स्ट है हेमरेजिक सिस्टाइटिस, नेक्स्ट है माइलोमा, नेक्स्ट है एलोपेशिया। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है तो ऑप्शन बी हेमरेजिक सिस्टाइटिस। अगर आपने आंसर किया है हेमरेजिक सिस्टाइटिस तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ द कीमोथेराप्यूटिक एजेंट विनक्रिस्टिन इज। देखिए आपको ये पूछा गया है कि कीमोथेराप्यूटिक जो भी एजेंट्स होते हैं उनका जो स्पेशल क्लासिफिकेशन होता है उसके अंदर विनक्रिस्टिन कौन से ग्रुप की ड्रग है, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है हार्मोन मॉड्यूलेटर, नेक्स्ट है माइटोटिक इनहिबिटर, नेक्स्ट है एंटीनियोप्लास्टिक एंटीबायोटिक, नेक्स्ट है एंटी मेटाबोलाइट। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन बी माइटोटिक इनहिबिटर। कौन सी है ये ड्रग, जो विनक्रिस्टिन है वो है माइटोटिक इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लाइंट विथ ल्यूकेमिया इज रिसीविंग माइलेरान, यानी इसका जो ब्रांड नेम वो क्या है, बुसुल्फान। आगे देखिए जाइलोप्रिम, यानी कि ये तो साल्ट नेम है, ये इसके ब्रांड नेम है दोनों। यहाँ पे देखिए एलोप्यूरिनोल। आगे आपको पूछा गया है द नर्स टेल द क्लाइंट दैट द पर्पज इफ द एलोप्यूरिनोल इज टू प्रिवेंट। अब देखिए ल्यूकेमिया का पेशेंट है, उसको कौन कौन सी ड्रग आप दे रहे हैं, बुसुल्फान एंड एलोप्यूरिनोल। अब आपको क्या बताना है, पेशेंट को ये बताना है कि जो एलोप्यूरिनोल है इसका पर्पज आपको उस पेशेंट को बताना है। मान लो आपको पूछ लिया कि ये जो ड्रग आप दे रहे हो ये क्या काम करेगी मेरे शरीर के अंदर, तो उनको आप क्या बताएंगे। ऑप्शन देखिए फर्स्ट है माउथ सोर्स, नेक्स्ट है हाइपर यूरिशेमिया, नेक्स्ट है नोजिया, नेक्स्ट है एलोपेशिया। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन सेकंड हाइपर यूरिशेमिया। अगर आपने किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है और आपको यहाँ से भी नंबर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे आगे यहाँ पे इसका रेशनल देखिए, जो एलोप्यूरिनोल है वो क्या करता है, डिक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन एंड रिड्यूस यूरिक एसिड कंसंट्रेशंस इन द सीरम एंड यूरिन। आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा गाउट, क्या गाउट।
ध्यान रखना, गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस होती है एलोप्यूरिनॉल, जो गाउट के अंदर दी जाती है। देखिए एलोप्यूरिनॉल क्या करती है, ये डिक्रीज करती है किसको, यूरिक एसिड प्रोडक्शन को, और गाउट के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए एलोप्यूरिनॉल गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस कहलाती है, और ड्रग ऑफ चॉइस यानी कि गाउट के अंदर इसको यूज लिया जाता है। आगे देखिए, जो यूरिक एसिड कंसंट्रेशन है उसको भी रिड्यूस कर देता है, किससे, सीरम एंड यूरिन से। आगे देखिए, इन द क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी, यदि कोई पर्सन है जो कीमोथेरेपी ले रहा है, यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज एज वेल एज ए रिजल्ट ऑफ द मैसिव सेल डिस्ट्रक्शन दैट अकर्स फ्रॉम द कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी की वजह से क्या होगा, मैसिव सेल डिस्ट्रक्शन होगा, उसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। तो पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा तो साथ में गाउट की डिजीज कंडीशन भी होगी, इसलिए एलोप्यूरिनॉल उस पेशेंट को दी जा रही है। देखिए आगे, दिस मेडिकेशन प्रिवेंट्स और ट्रीट्स द हाइपर यूरिशेमिया, ये हाइपर यूरिशेमिया से बचाती है, यानी कि जो यूरिक एसिड है उसको बढ़ने से रोकती है, कॉज्ड बाय कीमोथेरेपी, जो कीमोथेरेपी की वजह से बढ़ रहा है। एलोप्यूरिनॉल इज नॉट यूज टू प्रिवेंट एलोपेशिया, नोजिया एंड वोमिटिंग। इस प्रकार के जो सिम्टम्स आपको बताएंगे इनको ठीक करने के लिए ये ड्रग यूज नहीं ली जाती है, लेकिन ये हाइपर यूरिशेमिया के अंदर दी जाती है। आगे देखिए, गाउट से भी एम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, गाउट में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये डेवलप होता है। ए 25-year-old patient is inquiring about the methods or ways to detect cancer earlier. The nurse least likely identifies the method by stating. देखिए, एक 25 साल का एक पेशेंट है जो मेथड्स या फिर जो कैंसर अर्लियर आप डिटेक्ट करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। अब आगे देखिए क्या पूछा आपको, द नर्स लीस्ट लाइकली आइडेंटिफाइज दिस मेथड बाय स्टेनिंग। अब नर्स जो है वो किस प्रकार से आइडेंटिफाई करती है, लीस्ट लाइकली आइडेंटिफाइज दिस मेथड बाय स्टेटिंग, किस प्रकार से वो लीस्ट लाइकली आइडेंटिफाई करती है उस पेशेंट के अंदर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में आपको मिले, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा गया हो, नहीं पूछा गया हो, लेकिन मेरे को ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स नहीं बताए, हो सकता है हो या नहीं हो, लेकिन जो एग्जाम देखे हैं वो जरूर क्वेश्चंस बताए किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट है ईयरली फिजिकल एंड ब्लड एग्जामिनेशन, नेक्स्ट एनुअल डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन फॉर पर्सन्स ओवर एज 40 ईयर, नेक्स्ट एनुअल पैप स्मीयर फॉर सेक्सुअली एक्टिव वुमेन ओनली, नेक्स्ट एनुअल चेस्ट एक्सरे। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन सी, एनुअल पैप स्मीयर फॉर सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स ओनली। जो भी सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स होती है उनको एनुअली पैप स्मीयर करवाना ही करवाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिमूवल ऑफ एंटायर ब्रेस्ट पेक्टोरलिस मेजर माइनर मसल्स एंड नेक लिम्फ नोड्स विच इज फॉलोड बाय स्किन ग्राफ्टिंग इज ए प्रोसीजर कॉल्ड। यहाँ पे प्रोसीजर का नाम पूछा गया और मैं ये क्वेश्चन 2 बार नहीं 3 बार बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप ब्रेस्ट को मतलब रिमूव कर रहे हैं, ब्रेस्ट को रिमूव कर रहे हैं, साथ में मेजर पेक्टोरलिस और माइनस जो पेक्टोरलिस मसल्स है उनको भी आप हटा रहे हैं, साथ में नेक लिम्फ नोड को भी आप हटा रहे हैं। तो इस प्रोसीजर का नाम क्या है ये आपको पूछा गया है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया 2 बार 3 बार। देखिए पहला रेडिएशन थेरेपी, नेक्स्ट है हिलस्टेड सर्जरी, नेक्स्ट है मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी, नेक्स्ट है सिंपल मास्टेक्टमी। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन सी, रेडिकल मास्टेक्टमी या मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी, ये करेक्ट आंसर आपको वहां पे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमोथेरेपी इज वन ऑफ द थेराप्यूटिक मॉडलिटीज फॉर कैंसर, दिस ट्रीटमेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। कीमोथेरेपी जो है वो एक प्रकार का थेराप्यूटिक मैनेजमेंट है कैंसर के लिए, लेकिन ये किस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ये आपको पूछा गया। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट बोन मेरो डिप्रेशन, नेक्स्ट रिसेंट सर्जरी, नेक्स्ट प्रेगनेंसी, नेक्स्ट ऑल ऑफ द अबव। अगर किसी की बोन मेरो डिप्रेशन हो रखा है या फिर रिसेंट अभी भी उसको सर्जरी हुई है या फिर प्रेग्नेंट कोई लेडीज है, तो ये सभी के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज प्रिपेयरिंग साइटोक्सेन, यहाँ पे ये ब्रांड नेम दिया गया है और आगे आपको साइक्लोफॉस्फेमाइड साल्ट नेम दिया गया है। अब देखिए आगे, नर्स जो है वो प्रिपेयर कर रही है क्या, साइक्लोफॉस्फेमाइड। आगे देखिए, सेफ हैंडलिंग ऑफ द ड्रग शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट द नर्स फ्रॉम द इंजरी। देखिए जो नर्स है वो सेफली उसको हैंडल कर रही है ताकि किसी प्रकार की इंजरी नर्स को ना हो। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय द नर्स शुड बी करेक्टेड। यहाँ पे आपको एक एक्शन बताना है, जो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है उनमें से एक एक्शन आपको बताना है जिसे नर्स जो है वो सही कर सकती है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है
The nurse should wear a mask and gloves. Next, air bubbles should be expelled on wet cotton. Next, review order to check the rate, solution and frequency of drug. Next, vent while and after mixing. यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? The nurse should wear a mask and gloves. इंजरी से बचने के लिए नर्स को क्या करना है? वियर ए मास्क एंड ग्लव्स, मास्क लगाना है, साथ में ग्लव्स भी पहनने हैं, क्योंकि ये जो साइक्लोफॉस्फेमाइड ड्रग है वो आप कब दे रहे हो? पेशेंट को कैंसर हो रखा है तो उसमें जब भी आप साइक्लोफॉस्फेमाइड इंजेक्शन हो या फिर टेबलेट हो, कुछ भी हो, जब आप उस पेशेंट के पास जा रहे हो उसको देने के लिए, तो आप उस प्रकार की यानी कि उस वहाँ पर किसी प्रकार की जो भी इंजरी हो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? एक तो मास्क आपको लगाना है और एक आपको ग्लव्स पहनने हैं। नेक्स्ट देखिए, स्किन रिएक्शन आर कॉमन इन रेडिएशन थेरेपी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन प्रोटेक्टिंग स्किन। देखिए यहाँ पे स्किन रिएक्शन जो है वो रेडिएशन थेरेपी में क्या होती है? कॉमन, बिल्कुल कॉमनली देखी जाती है। आगे आपको पूछा गया नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन प्रोमोटिंग स्किन। आगे क्या पूछा गया देखिए, इंटीग्रिटीज शुड बी परफॉर्म्ड अपार्ट फ्रॉम। नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे क्या होगी? स्किन केयर को लेकर, स्किन इंटेग्रिटी को लेकर। देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया है अवॉइडिंग द यूज ऑफ ऑइंटमेंट्स, पाउडर्स एंड लोशंस और टू द एरिया। नेक्स्ट है यूजिंग सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग्स। नेक्स्ट है वॉशिंग द एरिया विथ ए बार ऑफ स्केंटेड सॉप एंड वाटर एंड पेटिंग इट ड्राई, नॉट रबिंग इट। नेक्स्ट अवॉइडिंग डायरेक्ट सनसाइन और कॉल्ड। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन सी, वॉशिंग द एरिया, जिस एरिया पे रेडिएशन थेरेपी दी गई है। आगे देखिए यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी को लेकर ही पूछा गया, तो यहाँ जहाँ पर रेडिएशन थेरेपी दी गई है वहाँ पे आपको क्या करना है? सोप या वाटर के बिना आपको वहाँ से उसको क्या करना है? क्लीन करना है। वहाँ पे किसी भी प्रकार की रबिंग आपको नहीं करनी है। जिस एरिया पे रेडिएशन थेरेपी दी गई है वहाँ से आपको रबिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एडीएचडी, या फिर हो सकता है किसी और अलग प्रकार से क्वेश्चन को पूछा गया हो, लेकिन जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर है इसको लेकर आपको ड्रग यहाँ पे पूछी गई थी। आपको करेक्ट आंसर करना था मेथिलफेनिडेट। मेथिलफेनिडेट, यहाँ पे इसके मल्टीपल ब्रांड्स है तो इसलिए यहाँ पे ब्रांड नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। देखिए अपियर्स टू बी द बेस्ट फर्स्ट लाइन मेडिकेशन चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। चाहे एडोलसेंट्स के अंदर हो चाहे फिर बच्चों के अंदर हो, किसी के अंदर अगर एडीएचडी हो रहा है तो उसमें जो फर्स्ट लाइन जो मेडिकेशन या ड्रग ऑफ चॉइस जो मेडिकेशन दी जाती है वो कौन सी होती है? मेथिलफेनिडेट। यही आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। आगे देखिए आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी। देखिए अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन किसी पर्सन को हो रही है तो वहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए आपको क्या करना है, मैं बार बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको आंसर में करना था स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। आपको क्या करना है वहाँ पे? सबसे पहले आपको क्या करना है? ट्रांसफ्यूजन को रोक देना है, स्टॉप कर देना है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होती है। और वहाँ पे आपको जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी पर्सन को किया जाता है तो वहाँ पे 15 मिनट आपको असेस करने। ऐसे नहीं है कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया और वहाँ से 9 2 11, आपको ऐसा नहीं करना। वहाँ पे 15 मिनट आपको रुकना है। अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज अगर वहाँ पे रिएक्शन पर्सन को हो रही है तो आपको क्या करना है? ट्रांसफ्यूजन को जल्दी से जल्दी स्टॉप कर देना है। जैसे आपको दिखाई दे कि रिएक्शन हो रही है तो आपको स्टॉप कर देना है। देन उसके बाद क्या करना है? चेक द मॉनिटर वाइटल साइंस, या फिर आपको बाद में उसके बाद में आप क्या कर सकते हो? वाइटल साइन मॉनिटर कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या देनी है? स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आगे मेंटेन इंट्रावेनस एक्सेस, जो आईवी आपने लाइन लगा रखी है, जो आईवी साइट है उसको भी आपको मेंटेन करना है। डू नॉट फ्लश एग्जिस्टिंग लाइन एंड यूज ए न्यू आईवी लाइन इफ रिक्वायर्ड। आपको उस लाइन को बिल्कुल भी फ्लश नहीं करना है और ना ही वहाँ पे किसी प्रकार से फिर से आपको वहाँ से आईवी सॉल्यूशन जो या ब्लड जो चल रहा है वो आपको लगाना है। अगर ज़रूरत है, ज़्यादा ही ज़रूरत है, तो आप दूसरी जगह पे जो आईवी लाइन है वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको नहीं करनी है। आगे देखिए टच रिसेप्टर इन स्किन को लेकर आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि स्किन के अंदर कौन सा टच रिसेप्टर होता है। ऑप्शन के अंदर मेरे को नहीं पता कि कौन कौन से आपको दिए गए, लेकिन आंसर इसके अंदर जरूर दिया गया है। देखिए यहाँ पे टच या फिर जो टच रिसेप्टर उनको थर्मोसेप्शन भी कहा जाता है या फिर नॉइसेप्शन भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ए नंबर ऑफ रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्किन टू रेस्पॉन्ड टू वेरियस टच रिलेटेड स्टिमुलाई।
जो स्किन है उसके अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो टच का आपको आभास करवाते हैं। कोई भी आपको टच करता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ किसी ने अपने को टच किया है। तो उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं उसी के बारे में तो आपको पूछा गया कि वो कौन से रिसेप्टर है जो आपको बताते हैं कि आपको किसी ने टच किया है। देखिए आगे, द रिसेप्टर्स इंक्लूड मिजनर सॉरी देखिए यहाँ पे रिसेप्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं, मिजनर्स कॉर्पस्कल्स एंड पैसिनियन कॉर्पस्कल्स एंड मर्कल्स डिस्क्स एंड रूफिनी कॉर्पस्कल्स। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग आपको 4 अलग अलग बताएंगे जो स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स है वो पाए जाते हैं। एक हो गया मिजनर, एक हो गया पेनिशियन, एक हो गया मर्कल्स एंड एक हो गया रूफिनी। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर में दिया गया था वो दिया गया था शायद मर्कल्स डिस्क्स। ये आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया और ये ऑप्शन आपको दिया गया तो वहां पे मर्केल्स डिस्क आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर रेडिएशन थेरेपी केयर, आपको पूछा गया था रेडिएशन थेरेपी के बाद में आप कौन सी केयर देंगे, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन याद है और ऑप्शन याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था कीप द स्किन ड्राई एंड क्लीन। जिस जगह पे आपने रेडिएशन थेरेपी दी है उस स्किन को, उस जगह से आपको स्किन को क्या करना है, ड्राई करना है, साथ में क्लीन भी करना है। बट डू नॉट स्क्रब एंड यूज सोप ऑन ट्रीटेड एरिया, वॉश विथ वार्म वाटर। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या करना था। एक तो देखिए जो भी स्किन है जहाँ पर रेडिएशन थेरेपी दिया है उसको बिल्कुल क्लीन एंड ड्राई रखना है। साथ में डू नॉट स्क्रब, ये मैंने आपको भी बताया था कि आपको वहाँ पे ना तो कोई सॉप यूज़ करना है ना ही वहाँ पे किसी प्रकार की रबिंग आपको करनी है। ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। वॉश विथ वार्म वाटर, गर्म पानी आपको लेना है, बिल्कुल इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को थोड़ा इरिटेट लगे, लेकिन आपको इतना सा गर्म यूज़ करना है पानी कि पेशेंट कंफर्टेबली उसको यूज कर सके, है ना। ये से वाटर से आपको क्या करना है, क्लीन करना है और बिल्कुल जो स्किन है उसको कीप क्लीन एंड ड्राई आपको रखना है। नेक्स्ट देखिए, साइड इफेक्ट ऑफ टिमोक्सिफेन सिट्रेट, ये मैंने आपको बताया था टिमोक्सिफेन सिट्रेट के साइड इफेक्ट्स प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी सेम एज इट इज़ वहीं यहाँ पे जो साइड इफेक्ट्स है वो दिए गए हैं, आप देख लेना वैसे कंप्लीट। लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो इस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि आई को लेकर या विजुअल डिस्टर्बेंस को लेकर वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था, बाकी इनमें से था नहीं। तो देखिए यहाँ पे वो क्या था, एक्सटेंसिव रेटिनल लीजन्स एंड मैकुलर एडिमा विथ विजुअल इम्पेयरमेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड इन ए फ्यू पेशेंट्स रिसीविंग हाई डोज ऑफ टिमोक्सिफेन। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हाई डोज, ज़्यादा डोज जो है टिमोक्सिफेन की हो जाए तो उनमें एक्सटेंसिव रेटिनल लीजन बन सकता है या फिर मैकुलर एडिमा उन पेशेंट्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो उनके अंदर जरूर विजुअल इम्पेयरमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जो यहाँ पे साइड इफेक्ट दिए गए हैं स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना। ये साइड इफेक्ट मैं आपको वैसे पहले बता चुका हूँ इसलिए मैं वापस नहीं बता रहा हूँ। ये चीज़ जो है आपको देख लेना। अगर इनमें से कोई ऑप्शन दिया गया था तो वो करना था। अगर आपको विजुअल इम्पेयरमेंट दिया गया है तो वो इस लाइन के अकॉर्डिंग होगा। अगर हाई डोज जो टिमोक्सिफेन पेशेंट कोई ले रहा है तो उसकी वजह से कुछ पेशेंट्स के अंदर ऐसी कंडीशंस देखी जाती है, ऑल ओवर पेशेंट्स के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं होती है। आगे देखिए, बीसीजी यूज इन ब्लैडर कैंसर को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि बीसीजी जो है वो ब्लैडर कैंसर में रिलीव देती है। जी बिल्कुल देती है। देखिए यहाँ पे बीसीजी इज अप्रोप्रिएट फॉर नॉन इन्वेजिव स्टेज 0 एंड मिनिमल इन्वेजिव स्टेज फर्स्ट ब्लैडर कैंसर। जो बीसीजी है वो ठीक कर सकते हैं स्टेज फर्स्ट या फिर स्टेज 0 के अंदर अगर ब्लैडर कैंसर है तो। देखिए नॉन इन्वेजिव अगर कंडीशन के अंदर है या फिर मिनिमली जो इन्वेजिव कंडीशन है उसके अंदर अगर ब्लैडर कैंसर है तो उसको ठीक करने के लिए बीसीजी यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट ए ट्यूमर मार्कर, यानी इनमें से आपको पूछा गया था कि ट्यूमर मार्कर कौन सा नहीं है। मैंने आपको पूरे ट्यूमर मार्कर्स बताए थे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको फर्स्ट दिया गया PSA, नेक्स्ट BRCA फर्स्ट, PSA प्रोस्टेट कैंसर बताया था मैंने, BRCA ब्रेस्ट कैंसर ये भी मैंने आपको बताया था। आगे देखिए AFP एंड BFP, देखिए अल्फा फिटोप्रोटीन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। बीटा फिटोप्रोटीन ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। और यही तो आपको पूछा गया था कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्यूमर मार्कर नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था कि BFP। हो सकता है ये ऑप्शन नहीं हो, लेकिन जो ऑप्शन था वो कोई और हो सकता है, लेकिन जो 3 ऑप्शन दिए गए थे वो सही थे। अल्फा फिटोप्रोटीन भी होता है, BRCA फर्स्ट भी होता है, PSA भी होता है। ओके, अगर आपको ऑप्शन में पता है कि ये ऑप्शंस थे तो बिल्कुल आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले पार्ट के अंदर आपको कंप्लीट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
व्हाट आर द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी का आपको मोस्ट जो कॉमन साइड इफेक्ट वो आपको पूछा गया था, तो देखिए आपको क्या करना था आंसर में। द मोस्ट कॉमन अर्ली साइड इफेक्ट आर फैटिग। आपको करेक्ट आंसर क्या करना था, फैटिग, फीलिंग टायर्ड एंड स्किन चेंजेज। स्किन चेंजेज या फिर फैटिग या फिर फीलिंग टायर्ड आप बोल सकते हैं, ये क्या है, मोस्ट कॉमन अर्ली साइड इफेक्ट होते हैं रेडिएशन थेरेपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनकॉन्शियस पेशेंट माउथ केयर पोजीशन। देखिए इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि अनकॉन्शियस कोई पेशेंट है जिसकी केयर आप कर रहे हैं, एज ए नर्स आप वहाँ पे केयर कर रहे हैं और उसकी माउथ केयर करनी है, तो आप कौन सी पोजीशन उस पेशेंट को दोगे। तो देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था साइड लाइंग पोजीशन। चलिए रेशनल में देख लेते हैं। एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज प्लेस्ड इन द साइड लाइंग पोजीशन व्हेन माउथ केयर इज प्रोवाइडेड बिकॉज दिस पोजीशन प्रिवेंट पुलिंग ऑफ सिक्रेशंस एट द बैक ऑफ द ओरल कैविटी देयर बाई रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन। देखिए अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर जो साइड लाइन पोजीशन है वो क्यों दी जाती है, ताकि उसके अंदर जो भी पुलिंग ऑफ सिक्रेशंस हो रहे हैं, जो माउथ के अंदर सिक्रेशंस हो रहे हैं वो वापस बैक नहीं जाए। उस पेशेंट के अंदर जो ओरल कैविटी के अंदर जो भी सिक्रेशंस हो रहे हैं वो वापस बैक फ्लो नहीं हो और एस्पायरेशन जैसी कंडीशंस उस पेशेंट के अंदर डेवलप नहीं हो। इसलिए कौन सी पोजीशन दी जाती है, साइड लाइंग पोजीशन। और माउथ केयर साइड लाइंग पोजीशन में ही पेशेंट को दी जाती है अगर वो अनकॉन्शियस है तो। बाकी कॉन्शियस होगा तो वो तो खुद भी कर लेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेड एंड नेक कैंसर आर कॉज्ड बाय विच वायरस। ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछा गया था कि हेड और नेक कैंसर को लेकर कि कौन सा वो वायरस है जो ये इस प्रकार के जो कैंसर वो कॉज कर सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन में तो पता नहीं क्या दिया गया था। देखिए हेड एंड नेक कैंसर इज कॉमन इन सेवरल रीजन्स। कुछ रीजन्स है जो विश्व के अंदर जो भी हेड एंड नेक के जो कैंसर्स होते हैं उनके, देखिए क्या है, द प्राइमरी रिस्क फैक्टर की बात करें तो एसोसिएटेड विथ हेड एंड नेक कैंसर इंक्लूड टोबैको यूज, अल्कोहल कंजप्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन ओरोफेरेंजियल कैंसर के लिए एंड एप्स्टीन बार वायरस ईपीवी इन्फेक्शन फॉर नेजोफेरेंजियल कैंसर। तो देखिए यहाँ पे दो वायरस के नाम मैंने आपको बताए, एक तो एचपीवी और दूसरा ईबीवी। आपको जो ऑप्शन में शायद दिया गया था वो दिया गया था ईबीवी, एप्स्टीन बार वायरस, और यही आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्फर्मेटेड डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोस्टेट कैंसर का कंफर्म डायग्नोसिस क्या होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बायोप्सी आपको करेक्ट आंसर करना है। किसी भी कैंसर का आपको पूछे कि कंफर्म डायग्नोसिस क्या होगा तो आपको बायोप्सी ही करना होता है। बाकी मैंने आपको दो चीज़ें और बताई थी प्रोस्टेट कैंसर को लेकर, एक तो PSA एंटीजन जो है उससे डिटेक्ट कर सकते हैं, एक होता है ग्लीसन स्कोर। कौन सा, ग्लीसन स्कोर, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अब क्वेश्चन के अंदर क्या था वो पता नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे बायोप्सी अगर दी गई थी ऑप्शन के अंदर तो वो बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर करना था। ए कोर निडल बायोप्सी इज द मेन मेथड यूज टू डायग्नोस प्रोस्टेट कैंसर। कोर निडल बायोप्सी, बायोप्सी से पता लगा सकते हैं, कंफर्म पता लगा सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट को है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉटकिंस लिम्फोमा को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिल जाएगा, अभी मेरे को कंफर्म क्वेश्चन नहीं मिला है। तो देखिए क्या है हॉटकिंस लिम्फोमा। हॉटकिंस लिम्फोमा इज ए टाइप ऑफ लिम्फोमा, ये लिम्फोमा का एक टाइप है इन विच कैंसर ऑरिजिनेट फ्रॉम स्पेसिफिक टाइप ऑफ WBC वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के अंदर कैंसर हो जाता है, जो स्पेसिफिक जो WBCs होती है उनके अंदर कैंसर हो जाना क्या होता है, हॉटकिंस लिम्फोमा या लिम्फोमा आप बोल सकते हैं। वेयर मल्टी न्यूक्लिएटेड रीड स्टेनबर्ग सेल्स आर प्रेजेंट इन द पेशेंट विथ लिम्फ नोड। देखिए अगर हॉटकिंस लिम्फोमा किसी पर्सन को होता है तो उसके अंदर जो सेल्स दिखाई देगी वो किस प्रकार की होगी, रीड स्टेनबर्ग सेल्स। ये आपको पूछा जाता है एम्स के एग्जाम में भी, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स उस पेशेंट के अंदर दिखाई देगी वो कैसी होगी, रीड स्टेनबर्ग सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विपल प्रोसीजर को लेकर आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या है विपल प्रोसीजर। तो देखिए विपल प्रोसीजर जो है वो GI सिस्टम के अंदर होता है, ये आपको शायद पता होगा, GI सिस्टम में आपने पढ़ा भी होगा विपल प्रोसीजर को लेकर। इसकी डायग्राम जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो IBQ है, वो क्वेश्चन एम्स पूछ चुका है। ओके तो यहाँ पे देखिए विपल प्रोसीजर क्या है, द विपल प्रोसीजर जिसको फुल फॉर्म में क्या कहा जाता है, पैनक्रिएटिको डियोडिनेक्टमी, यानी कि पैनक्रियाज साथ में डियोडिनम दोनों का ही, और साथ में गोल ब्लैडर, या फिर आप बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इज एन ऑपरेशन टू रिमूव द हेड ऑफ द पैनक्रियाज, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या डियोडिनम एंड गोल ब्लैडर एंड द बाइल डक्ट। जो विपल प्रोसीजर होता है उसके अंदर 3 से 4 ऑर्गन को एक साथ रिमूव किया जाता है। कौन कौन से वो ऑर्गन है यहाँ पे देख लीजिए,
एक तो जो हेड ऑफ पैनक्रियाज है, जो पैनक्रियाज का सिर है उसको हटा दिया जाता है, हेड है ना, हेड जो है पैनक्रियाज है उसको उठाते हैं। साथ में जो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूोडेनम, उसको भी हटा देते हैं। साथ में जो गॉल ब्लैडर या फिर बाइल डक्ट है उनमें से एक चीज यहाँ से रिमूव की जाती है। इस प्रकार से 3 जो पार्ट है वो रिमूव करके परफॉर्म किया जाने वाला प्रोसीजर है, तो कौन सा है, विपल प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, एलोप्यूरिनोल यूज, एलोप्यूरिनोल का यूज आपको पूछा गया था, वो मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन वहां पे बता दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे रिपीट हो गया। देखिए जो एलोप्यूरिनोल है वो गाउट के लिए यूज लिया जाता है, मैंने आपको अभी बताया था। हाई लेवल यूरिक एसिड इन द बॉडी कॉज द सर्टेन कैंसर मेडिकेशंस एंड किडनी स्टोन्स। देखिए जो यूरिक एसिड है उसका अगर हाई लेवल हो जाता है तो कुछ प्रकार के जो कैंसर है वो डेवलप कर सकता है। तो एलोप्यूरिनोल जो है कैंसर में भी यूज लिया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि कीमोथेरेपी में क्यों एलोप्यूरिनोल यूज लिया जाता है और कीमोथेरेपी क्या करती है और गाउट क्यों होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज ऑफ मेसना, मेसना का आपको यूज पूछा गया है। तो मेसना का जो काम होता है वो क्या होता है, देखिए मेसना इज यूज्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेमरेजिक सिस्टाइटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, एम्स में आपको पूछा जा सकता है। जो मेसना है वो क्यों काम लिया जाता है, ये क्या करता है, जो हेमरेजिक सिस्टाइटिस है उसके जो भी रिस्क है उसको कम करता है। अब क्या है हेमरेजिक सिस्टाइटिस, ए कंडीशन दैट कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर कैन रिजल्ट टू सीरियस ब्लीडिंग। ये एक प्रकार का इन्फ्लामेशन होता है किसका, ब्लैडर का, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है, सीरियस ब्लीडिंग होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, देखिए हेमरेजिक सिस्टाइटिस। हेमरेजिक मतलब सीरियस ब्लीडिंग, सिस्टाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है। तो जो मेसना है उसका मतलब क्या है, उसका यूज क्या है, उसका यूज है हेमरेजिक सिस्टाइटिस के रिस्क को रिड्यूस करना। आगे देखिए, इन पीपल हु रिसीविंग इप्सोफेमाइड ए मेडिकेशन यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज लिया जाता है। ये साल्ट आपको नाम दिया गया है इफोस्फेमाइड, ये एक साल्ट का नाम है जो कैंसर के अंदर यूज लिया जाता है। इसकी वजह से अगर कोई पर्सन ये ले रहा है तो उसके अंदर हेमरेजिक सिस्टाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए मेसना यूज लिया जाता है। आगे देखिए, इसमें मेसना इज ए क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड साइटोप्रोटेक्टेंट्स। देखिए आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो मेसना है वो कौन से क्लासिफिकेशन की मेडिकेशन है, तो आपको आंसर में क्या करना है, साइटोप्रोटेक्टेंट्स। कौन सी होती है, साइटोप्रोटेक्टेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी थोड़ा बिल्कुल जूम किया, ये बिल्कुल छोटा हो गया था। आगे देखिए यहाँ पे रोज बेंगल टेस्ट को लेकर आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रोज बेंगल टेस्ट है वो किस में यूज लिया जाता है या किस में किया जाता है, तो आपको आंसर में करना था ब्रूसेलोसिस। क्या करना था आंसर में, ब्रूसेलोसिस। अब देखिए रोज बेंगल टेस्ट होता क्या है, आरबीटी, आरबीटी इज ए रैपिड स्लाइड टाइप एग्लूटिनेशन ऐसे परफॉर्म्ड विथ ए स्टैंड ब्रूसेलोसिस एब्रोटस सस्पेंशन एट pH 3.6 to 3.7 एंड प्लेन सीरम। जो आरबीटी है वो परफॉर्म किया जाता है एक प्रकार से, ये क्या है, एग्लूटिनेशन ऐसे टेस्ट है ना। जो ब्रूसेलोसिस एब्रोटस, जो एबोर्टस है उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज में लिया जाता है। इसकी जो पीएच रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, 3.6 to 3.7 या फिर प्लेन सीरम से यहाँ पे यूज लिया जाता है। बिकॉज इट्स सिंप्लिसिटी इट इज ऑफन यूज्ड एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ह्यूमन ब्रूसेलोसिस। ये ह्यूमन ब्रूसेलोसिस को डायग्नोस करने के लिए यूज लिया जाता है। अब देखिए क्या है ब्रूसेलोसिस, ये भी आपको जानना है, सॉरी। देखिए ब्रूसेलोसिस इज ए हाईली कॉन्टाजियस जूनोसिस कॉज्ड बाय द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑफ द जीनस ब्रूसेला, ब्रूसेला एब्रोटस, ब्रूसेला सिस स्विस एंड ब्रूसेला मेलिटेंसिस। तो यहाँ पे देखिए जो 3 आपको ब्रूसेला के नाम बताए गए, अबोर्टस, स्विस एंड मेलिटेंसिस, तो इनको डायग्नोस करने के लिए रोज बेंगल टेस्ट यूज लिया जाता है। ये हाईली जूनोसिस डिजीज कंडीशन होती है, हाईली कॉन्टाजियस जूनोसिस डिजीज कंडीशन होती है, जिसमें ये जो बैक्टीरियाज के नाम बताए गए हैं वो कौन से, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिपिलिस इज कॉज्ड बाय, जो सिपिलिस है वो किससे कॉज होती है, ये मैंने आपको बताया था, अच्छे से बताया था, नाम भी बताया था बैक्टीरिया का, और ये बैक्टीरियल डिजीज कंडीशन है ये भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए जो सिपिलिस है वो क्या है, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, कॉज्ड बाय द टाइप ऑफ बैक्टीरिया नोन एज ट्रिपेनोमा पैलिडम। ये बैक्टीरियल डिजीज कंडीशन है जो ट्रिपेनोमा पैलिडम बैक्टीरिया से कॉज होने वाली डिजीज कंडीशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनक्रिस्टिन ड्रग, विनक्रिस्टिन ड्रग को लेकर कि किस क्लास की मेडिकेशन है, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो करना था विनक्रिस्टिन इज इन क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड विनका एल्कलॉइड्स। विनका एल्कलॉइड्स जो क्लास की मेडिकेशन है वो कौन सी है, विनक्रिस्टिन, जो कैंसर के अंदर यूज ली जाती है। तो आपको आंसर में जो करना था वो क्या करना था, विनका एल्कलॉइड्स। इट वर्क्स बाय स्लोइंग और स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स इन द बॉडी, इन योर बॉडी, यानी कि ये जो बॉडी के अंदर कैंसर की जो ग्रोथ होती है उसको स्लो कर देती है या फिर उसको पूरी तरह से स्टॉप करने का काम करती है। आगे देखिए, लंग्स कैंसर पेन मैनेजमेंट को लेकर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्लीट क्वेश्चन तो पता नहीं है, लेकिन इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो देखिए, लंग्स कैंसर रिलेटेड पेन कैन बी मैनेज्ड विथ ओवर द काउंटर मेडिकेशन सच एज एसिटामिनोफेन, जिसका ब्रांड नेम है टाइलिनॉल। आगे आइबुप्रोफेन, जिसको एडविल, मोट्रिन, जो इसके ब्रांड नेम है। आगे इन केसेज टू मोर सीवियर पेन ऑपियोइड्स सच एज कोडेन मॉर्फिन में बी प्रेस्क्राइब्ड। देखिए, लंग्स कैंसर के अंदर क्या होता है, पेन होता है। उस पेन को मैनेजमेंट यानी उस पेन को मैनेज करने के लिए कौन सी मेडिकेशंस यूज ली जाती है, या फिर पता नहीं मेरे को क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था। तो यहाँ पे जो मेडिसिन्स है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। अगर लंग्स कैंसर किसी पर्सन को होता हो और अगर आपको पेन उसका रिलीव करना है, पेन मैनेजमेंट आपको करना है, तो एसिटामिनोफेन दे दीजिए या फिर आप आइबुप्रोफेन दे दीजिए। अगर ज़्यादा ही पेन हो रहा है, कैंसर के अंदर तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ज़्यादा पेन होने पे जो ओपियोइड्स है जैसे कोडेन, मॉर्फिन, इस प्रकार की आपको उस पेशेंट को देनी होगी ताकि उसको पेन से रिलीव मिल सके। आगे देखिए, एनटीडी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए, जो विटामिन B9 है उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है एनटीडी। देखिए यहाँ पे, फोलेट ऑल्सो लोअर एट द रिस्क ऑफ द अनबॉर्न बेबी हैविंग एनटीडी। अगर फोलेट की डेफिशिएंसी होती है, जो विटामिन B9 है उसकी डेफिशिएंसी होती है, तो वो क्या कोज कर सकती है, जो अनबॉर्न बेबी है, अभी बॉर्न नहीं हुआ है, उस बेबी के अंदर एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कोज कर सकती है। देखिए आगे, एनटीडीज आर ग्रुप ऑफ सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स एंड अफेक्ट द बेबी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्कल। ये एक प्रकार से सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जो बेबी की स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्कल को अफेक्ट करते हैं। आगे देखिए, स्पाइना बाइफिडा एंड एनेंसिफेली आर मोस्ट कॉमन एंटिडीज। आपको पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन एंटिडी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्पाइना बाइफिडा एंड एनेंसिफेली। ओके, आगे देखिए, फोलेट एंड फोलिक एसिड। फोलेट इज ए विटामिन बी या फिर बी विटामिन फाउंड इन मेनी फूड्स। जो फोलेट है वो कुछ से फूड्स के अंदर पाया जाता है, जो बी विटामिन है उससे बना होता है। आगे देखिए, द मैन मेड फॉर्म ऑफ फोलेट इज कॉल्ड फॉलिक एसिड। जो मैन मेड होता है वो कौन सा होता है, फोलिक एसिड होता है। वो फोलेट कौन सा होता है, फोलिक एसिड होता है। फोलेट इज ऑल्सो नोन एज फोलासिन या फिर विटामिन B9। तो आपको अलग अलग नाम से भी पूछा जा सकता है। फोलेट को लेकर आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फिर फोलासिन आपको ऑप्शन में दे सकते हैं, या फिर विटामिन B9 आपको आंसर में दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था, पता नहीं क्वेश्चन तो क्या था, लेकिन आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको आंसर बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन डिप्रेशन डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, किसमें, डिप्रेशन के अंदर। तो देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था सीरोटोनिन या फिर 5-HT। 5-HT का मतलब है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। इसकी डेफिशिएंसी क्या कोज करती है, डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स डेफिशिएंट हो जाते हैं, इनकी कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कापोसी सार्कोमा। कापोसी सार्कोमा को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पे क्या है, कापोसी सार्कोमा रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन पीपल लिविंग विथ HIV। जिन लोगों को HIV होता है उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होते हैं कापोसी सार्कोमा होने के। इस प्रकार के कैंसर होने के किसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, HIV वाले पर्सनस के अंदर। इस प्रकार कोई क्वेश्चन था HIV को लेकर और कापोसी सार्कोमा, वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था। या हो सकता है कापोसी सार्मो का जो कापोसी सार्कोमा है उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया और आपको वहाँ पे HIV करेक्ट आंसर करना हो। जो भी है, जो आपने एग्जाम दिया है उनको पता है। आगे देखिए, मिनरी डिजीज को लेकर भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए, जो MD है, जो मिनरी डिजीज है, वो एक प्रकार का डिसऑर्डर है, किसका, इनर ईयर का। दैट इज करेक्टराइज बाई एपिसोड्स ऑफ स्पाइनिंग सेंसेशन, यानी कि वर्टिगो, रिंगिंग इन द ईयर, हियरिंग लॉस एंड फुलनेस इन द ईयर। तो देखिए यहाँ पे जो मिनरीज डिजीज है वो एक प्रकार का इनर ईयर का डिसऑर्डर है, बीमारी है इनर ईयर की। और इसकी बात करें विशेषता की, यानी कि जब किसी पर्सन को हो जाती है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। पहला है एपिसोड्स ऑफ स्पाइनिंग सेंसेशन, यानी कि सीधी सीधी एक भाषा में कहे तो वर्टिगो आप बोल सकते हैं। भाई पेशेंट को क्या होंगे, चक्कर आएंगे। आगे देखिए, रिंगिंग इन ईयर,
भाई उस पेशेंट के अंदर जो भी कान है, उसके जो ईयर्स है उनके अंदर घंटियां बजेगी, रिंगिंग उसके अंदर होगी। नेक्स्ट हियरिंग लॉस, पेशेंट को सुनाई भी नहीं देगा। साथ में फुलनेस ऑफ द ईयर, पेशेंट को ऐसे लगेगा जैसे पेट भरा हुआ होता है, उसी प्रकार से उसको कान भरा हुआ लगेगा, है ना। फुलनेस ऑफ ईयर, उस प्रकार की करेक्टरिस्टिक्स जो है, इस प्रकार के जो सिम्टम्स है उस पेशेंट के अंदर नजर आएंगे, वो पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 35 क्वेश्चंस। इनके आगे जो भी हमारे को मिलेंगे और इनसे भी कोई क्वेश्चन मेरे को कंप्लीट मिलता है तो वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताया जाएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख सके CNCI का पेपर। और साथ में आपको बता दूं, ये जो पेपर है उसकी PDF सिर्फ और सिर्फ आपको मिल पाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम पे आपको जाना है, नर्सिंग चैलेंजर्स, वहाँ पे सर्च करना है और आपको ग्रुप और चैनल दोनों के अंदर आपको ऐड हो जाना है, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।